अभी आप लोगों ने पिछली बार में चर्चा सुना था जिसमें हमने कहा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चर्चा किया था। जी। आज हम चाहते हैं कि संसार की जो गतियां हैं इसमें इन गतियों में भारत की एक विशेषता रही है। तो भारत की एक वह विशेषता जहाँ मध्य युग को हम कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ज़माना था, एक समय ऐसा था जब हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाल, तो आप समझते हैं, नाल काट कर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर आग जला दी जाती थी। आजकल ये आग गांव में भी जलती है, शहरों में प्रथा ख़त्म हो गई। तो तत्कालीन समय में ये आग 25 वर्ष तक अनवरत जलती रहती थी। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब सा लगेगा, लेकिन तत्कालीन समय में ईंधन की तो कहीं कोई कमी है नहीं। तो उस समय बच्चा पैदा होने पर वो आग ज़मीन में, उसका नाल काट कर ज़मीन में गाड़ दिया गया और उसके ऊपर आग जला दी गई। ये आग अनवरत जलती रहती थी और जब 7 वर्ष का बच्चा हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता था। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और स्पष्ट कर दें। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना सूत्र है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विज उच्यते। जन्म से सभी शुद्ध यानी प्योर, नेचुरल, प्राकृतिक पैदा होते हैं और दूसरा जन्म जब होता है संस्कारेण द्विज उच्यते, द्विज माने दूसरा जन्म होने से। जब संस्कारित होता है तो दूसरा जन्म होता है तो वह ऊंचा हो जाता है। तो संस्कार कौन देता है? संस्कार देता है आचार्य, गुरु संस्कार देता है तो वह ऊंचा हो जाता है। इसलिए मनुष्य 2 जन्म वाला होता है। श्रेष्ठ मनुष्य होने के लिए जैसे अभी वर्तमान में परंपरा आ गई कि एक वर्ग होता है जिसका यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत होने से वह श्रेष्ठ हो जाता है, नहीं तो वह भी शूद्र ही होता है, सभी शुद्ध होते हैं। तो वहाँ संस्कृत में शूद्र माने नीच जी। और पाली में शूद्र माने शूद्र नहीं है, वहाँ शुद्ध है, वो शुद्ध शब्द जायते जन्म लेता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि वो एक ऐसा मध्ययुगीन समय जब लोग पैदा होते थे तो उस समय उसका नाल काट कर ज़मीन में गाड़ दिया और उसको पालन पोषण होता रहा। आग बराबर जलती रहती थी। 7 वर्ष तक माता पिता को पालन पोषण करने का अधिकार था और 7 वर्ष के बाद उसे ग्राम समाज के गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता था। गुरुकुल कहेंगे आजकल की व्यवस्था में आवासीय विद्यालय, वहीं रहना खाना पीना होता है। तो तत्कालीन समय में आवासीय विद्यालय गुरुकुल में 60 वर्ष के ऊपर के महिला पुरुष आचार्य होते थे। आचार्य का मतलब है आचरण में ले लिया है जिसने, वही आचार्य होता है। तो आचार्य की कम से कम आयु 60 वर्ष की होती है। 60 वर्ष के ऊपर का ही व्यक्ति जब कुछ बात बताता है तो वह अनुभव से युक्त होती है। वो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें नहीं करता। इसलिए जैसे कागज़ पर कोई लिखा जाए तो लिखने वाला लिखे, जो पढ़ा लिखा है वही लिख सकता है, और जो भी पढ़ा लिखा नहीं तो वो क्या बनाएगा। जैसे आजकल बच्चे करते हैं, कुछ पैदा होते ही 1-2 साल के हुए और कागज़ ख़राब करना शुरू कर देते, कुछ भी बनाया फाड़ दिया कागज़। तो ऐसी परंपरा उस समय नहीं थी। उस समय परंपरा थी संस्कारित होने की। तो माता पिता भी आजकल की तरह नहीं पैदा होते थे। माता पिता का एक कर्तव्य था। आजकल माता पिता का कर्तव्य नहीं जानते हैं। आजकल लोग पति पत्नी का कर्तव्य नहीं जानते हैं, क्योंकि पति पत्नी से ही सृष्टि शुरू होती है और उस सृष्टि की फसल आती है माता पिता से। तो तत्कालीन समय में हम देखते हैं
कि 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहना होता था। 25 वर्ष के बाद एक रॉ मटेरियल तैयार कर दिया जाता था जो समाज में, जिससे समाज बनता था। तो ग्राम समाज के बाद में जनपद, जिसे आजकल जिला कहा जाता है, तो जिला से वह स्नातक होकर के जब आता, तो स्नातक जिसको आप सभी लोग समझते हैं, स्नातक माने परिपूर्ण, जिसको बैचलर कहते हैं, बैचलर, ग्रेजुएट हिंदी में उसको कुंवारा कहेंगे। कुंवारा शिक्षा के क्षेत्र में कुंवारा, संसार में भौतिक संसार के लिए कुंवारा, जिसकी भी शादी नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति को जब युवा हो गया, 25 वर्ष का हो गया, तो गुरुकुल से निकल जाता था, गुरुकुल निकाल देता था और वो समाज के काम आते थे। तो लड़का लड़की दोनों स्नातक होने पर वो घर से, गुरुकुल से निकाल दिए जाते थे। अब वो समाज के काम आते थे। तो ये वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल के ऊपर के लोग साप्ताहिक बैठक करते थे, तमाम समस्याओं का समाधान करते थे। और उनमें जो आगंतुक आए हैं 25 वर्ष के लोग, इनसे वे प्रश्न करते थे, पूछते थे कि भाई अब तो आपकी शिक्षा दीक्षा हो गई, अब आप क्या करेंगे। ऐसा पूछने पर उनमें से कोई बालक बालिका नहीं, लड़का लड़की कहेंगे, बालक बालिका छोटे थे। तो इनमें से लड़का लड़की जो थे, से किसी ने कहा कि नहीं, हम तो ब्राह्मण बनेंगे। तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण और श्रमण, देखते हैं 2 सभ्यताओं से ये भारत चला है। यहाँ 2 सभ्यताएं हैं, एक श्रमण और ब्राह्मण। जैसे बीज तो एक होता है, बीज जब अंकुरित होता है, पौधा बनता है, तो उनमें शाखाएं आने लगती हैं। तो उसी तरह से यहाँ 2 जीवन जीने के तरीके थे, जिससे सुचारू रूप से जीवन चल सके, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन जी सके। तो एक तो शरीर का विकास और दूसरा मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए, और मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास के लिए जरूरत होती है प्राणों की। तो ब्रह्म माने है प्रकृति, और अयण माने दायरा, सीमा। दूसरा शब्द इसके साथ है श्रमण, श्रम प्लस अयण। श्रम माने मेहनत, परिश्रम करके जीने का तरीका, जीने का दायरा। तो एक प्राकृतिक जीवन जीने का दायरा है, और एक दायरा है परिश्रम करके जीवन जीने का दायरा। तो अगर लड़का लड़की ने कहा कि हम ब्राह्मण बनेंगे, तो इसका मतलब था गांव में भीख मांगते हुए वो गांव के बाहर धूरे पर, बॉर्डर पर जा कर के वहाँ एक झोपड़ी बनाता, पर्णकुटी कहते हैं, झोपड़ी बनाता। उस झोपड़ी में एक वेदी, वेदी माने हवन कुंडी, एक वेदी बनाता और उसमें वह आग रख देता था। अर्थात जब वह, उससे पूछा जाता है तो वो कहता मैं ब्राह्मण बनूंगा, तो वह अपनी जन्म वाली आग, जो जन्म के साथ जलाई गई थी, उस आग को 25 वर्ष की आयु में उस आग को लेकर वह गांव में भीख मांगता हुआ धूरे यानी बॉर्डर पर जाकर के झोपड़ी बनाया, उसमें उसने एक वेदी में वो आग रख दिया। अब वो आग रख कर क्या करेगा, तो उस आग को रख देता था, और जो विषनाशक वनस्पति है, जो बैक्टीरिया को उत्पन्न करती है, उसको नष्ट करने के लिए जो वनस्पतियों में ऐसे पौधे, पेड़ पौधे हैं, उनको काट कर छाया में सुखाकर और उनका चूर्ण बनाकर, पाउडर बना कर के, और तत्कालीन समय में भी मूल पशु है इस देश का गाय। भैंस तो बहुत बाद में आया, तब भैंस के जैसे जानवर नहीं था। तो ये गाय का घी में मसल कर उस पाउडर को, चूर्ण को, और उस आग में सुबह शाम जलाया जाता था। उस वेदी में सुबह शाम जलाते थे, इससे वातावरण परिशुद्ध होता। तो यह इन ब्राह्मण का काम था सुबह शाम हवन करना और हवन सामग्री तैयार करना। खाने की व्यवस्था के लिए वह केवल भीख मांग कर खाता था, जिससे ब्राह्मणों के लिए भीख मांग कर खाना ही, क्योंकि भोजन में भी बड़ा टाइम लगता है। तो वो एक काम करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था जुटाते हैं
और भोजन के लिए लोग भोजन करते हैं, उन्हीं में पका पकाया भोजन मिल जाता है, उनको अलग से झंझट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये लोग ब्राह्मणी परंपरा में हवन करना, सुबह शाम हवन करना, और एक गांव में, जब गांव बड़े बड़े होते तो एक गांव में 4 हवन कुंड होते थे और ये आश्रम की तरह हो जाते थे, इनमें तमाम ब्राह्मणी लोग रहते थे। लेकिन वहाँ पर एक परिपाटी बनी हुई थी कि कोई भी ब्राह्मण, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वे एक साथ नहीं रहेंगे और शादी नहीं करेंगे। ये प्रतिबंध था, क्योंकि अगर शादी करने लगेंगे तो फिर कल को ये कहेंगे कि हमारी संतान ही ब्राह्मण बने, तो जब हमारी ही संतान ब्राह्मण बनेगी तो वर्ग पैदा हो जाएंगे, और वर्ग पैदा हो जाएंगे तो फिर मैं मेरा का तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनको प्रतिबंध दिया गया था कि ये लोग शादी नहीं करेंगे, पुरुष अलग रहेंगे, महिला अलग रहेंगे। अब ये परंपरा यह खत्म हुई। दूसरी परंपरा थी कि जब वो वरिष्ठ नागरिकों ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, उसमें कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम तो श्रमण बनेंगे। तो श्रमण बनने का मतलब था कि स्नातक होकर आए हैं, लड़की अपनी जन्म वाली आग लाई, लड़का अपनी जन्म वाली आग लाया, और 25 वर्षों तक भाई बहन बनकर एक दूसरे के गुण अवगुणों से परिचित हैं। एक दूसरे के बारे में जब ठीक से जानते हैं तो जीवन साथी बनाने के लिए, जीवन भर साथ रहने के लिए श्रमण सभ्यता है। तो उसमें लड़की अपनी जन्म वाली आग लाई, लड़का अपनी जन्म वाली आग लाया, वरिष्ठ नागरिकों को साक्षी मानकर वो आगे एक जगह रख दी और उसके साथ परिक्रमा कर लिया। अब जो ये धर्म बंधु, धर्म भाई थे, भाई बहन, आज से ये वरिष्ठ नागरिकों के सामने पति और पत्नी हो गए, तो एक दूसरे के साथ जिएंगे। अब 25 वर्ष में ये पति पत्नी बने तो 25 वर्ष इनको साथ में रहने के जीवन के लिए मिले, तो इनकी आयु हो गई 25 वर्ष बीतने पर 50 वर्ष की। 50 वर्ष की आयु आते आते जो घर मकान बाल बच्चे पैदा किए, तो इनकी देख रेख, इनको समर्थ करना के लिए आपको मिले 10 साल। तो 10 वर्ष में आपने इनको सबको ठीक कर दिया, और उसके बाद में जब 60 साल की उम्र हुई तो आपके लिए प्रतिबंधित था कि अब आप घर में नहीं रहेंगे। अर्थात तो अभी तक तो आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार की थी, आपने अपने परिवार को पाला पोसा, समर्थ कर दिया, और जहाँ जहाँ तुम्हारा दिमाग लगता है कि ये मेरा, जहाँ जहाँ आप मैं मेरा करके देखते हैं, वह सब इसी परिवार को दान कर दो। नहीं दान करोगे तो क्या होगा? छीनेंगे तो आपको दुख होगा। इसलिए सहर्ष इनको ली दे दो। तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप अब समाज की जिम्मेदारी है आपकी। अभी तो परिवार की जिम्मेदारी थी, तो परिवार आपने जो बनाया उसको समर्थ कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है समाज की देखरेख करना। तो ये वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ गया। तो यह श्रमण का अंतिम अध्याय है कि अर्थात वह समाज की सेवा करेगा। जैसे परिवार को पाला पोसा, उसी प्रकार से अब समाज को पालन पोषण करेगा। जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए समाज आपकी व्यवस्था करेगा। तो आज से वह 60 साल की आयु होने पर वह ग्राम समाज में शामिल हो जाता था, और वह अपना घर छोड़ देता था, चाहे महिला हो अथवा पुरुष हो। दोनों लोग घर छोड़ देते थे, और महिलाएं घरों में रहती थी किसी न किसी घर में, और पुरुष लोग जो थे वो जहाँ रहते थे वहाँ, जिसको चौपाल कहते हैं या बाहर रहने का, गांव में एक उस समय एक परंपरा थी जहाँ सामूहिक रूप से रह सकते थे लोग, ऐसी जगह वो रहते थे। तो सवेरे उठ करके इनका एक और भी काम था। सवेरे उठकर महिला श्रमण जो है वो सवेरे उठ करके आंगन बहारेगी, नहा धो करके सारे युवा महिलाओं को उनके काम बांटेगी और उनका निरीक्षण परीक्षण करेगी। जैसे चक्की चलाना है, चावल बनाना है, रसोई का काम देखना है, या सारी चीज़ों की निगरानी देख रेख करना, ये श्रमण का, जो महिला श्रमण थी उसका काम था। पुरुष श्रमण का काम था कि सुबह उठ करके मोहल्ले का गलियारा साफ करना, और उसका जो कचरा इकट्ठा हुआ वो युवा लोगों से कहा कि इसको एक जगह इकट्ठा कर दो जा करके, और सुबह शाम बैठ करके लोगों को अपने अनुभव बताना।
तो इस प्रकार से वह समाज की देखरेख करता था, समाज की सेवा करता था, और इस प्रकार से इस नारी और पुरुष दोनों मिलकर के पर जीते जी तक परिश्रम करते रहते थे, समाज को पालन पोषण करते थे, समाज की देखरेख करते थे। ये परंपरा जब हम लोग थोड़ा चिंतन मनन करके देखते हैं तो इस प्रकार की जीवन शैली 20,000 वर्षों तक चली है। हम लोग जब यूँ देखते हैं तो बुद्ध काल का जब प्रादुर्भाव होता है तो इससे 5,000 वर्ष पहले इसमें कुछ कमियां आना शुरू हो गई थी, और कमियां यूँ आना शुरू हो गई कि कुछ लोगों ने कहा भाई इस तरीके से क्वालिटी नहीं सुधरती है, तो जो ब्राह्मणी हैं ये लोग अगर आपस में शादी करने लगें तो इनसे एक अच्छी क्वालिटी ब्राह्मण की पैदा होगी, जो समाज का और अच्छा विकास कर सकेंगे। तो जब ब्राह्मण ब्राह्मणी शादी करने लगे तो भी श्रमण संस्कृति के आधार पर आ गए। तो जब बच्चे पैदा होने लगे तो हर एक की एक मानसिकता बनी कि मेरा बेटा ही ब्राह्मण धर्म को चलाए, ब्राह्मण कर्म करे, और ये कर्म करने से फिर उसमें भी तमाम प्रकार के विभाजन होते गए और आपाधापी का युग शुरू हो गया। श्रमण संस्कृति में भी आप देखिए कि 60 साल के बाद लोग घरों में रहना शुरू कर दिया, परिवार ही सर्वोपरि हो गया, समाज गौण हो गया, और समाज जब गौण हो गया तो समाज में नाना प्रकार की विकृतियाँ आने लगी। और परिवार में चूँकि अभी बूढ़ा आदमी को भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सीखने की एक उम्र होती है, सिखाने की एक उम्र होती है, जब समर्थ हो जाए तो फिर उनको अपने आप कुछ करना चाहिए। तो हमने दीक्षित कर दिया, समझा दिया, बता दिया, और जब समर्थ हो गए युवा बच्चों को, परंपरा थी आपको कुछ करना ही नहीं, तो वो क्या है कि 7 साल के बाद गुरुकुल भेज देना है, ग्राम समाज के गुरुकुल में, फिर जनपद के गुरुकुल में। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल नहीं था, इसलिए 60 साल की आयु एक निश्चित आयु थी। इसके बाद अब आप समाज की सेवा करो, और 60 साल के बाद हाँ उस समय एक और भी परंपरा है, क्योंकि जो संतान को जन्म देने का जो पति पत्नी बनते हैं तो साथ रहकर जीवन जीते हैं, लेकिन पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध है वो मात्र संतान को जन्म देने का है, मनोरंजन का नहीं। जैसे आप देखते हैं पशु पक्षियों में भी वे प्राकृतिक रूप से जुड़ते हैं और उनसे एक ही बार में संतान हो जाती है, बार बार झंझट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे पास भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे संतान गौण होती चली गई और मनोरंजन अब विकसित होता गया। आजकल अब जैसे संतान इतनी गौण हो गई कि उसको पैदा नहीं करना है, उसके नाना प्रकार के तरीके आ गए कि संतान ना हो और मनोरंजन तुम्हारा अधिक से अधिक होता रहे। इस व्यवस्था ने आदमी को बहुत स्पीड दे दिया, रफ्तार दे दिया, इतनी रफ्तार दे दिया कि वो जीवन जी ही नहीं पाता, तसल्ली से मर नहीं पाता। और उसकी भी व्यवस्था आ गई कि आजकल मरते दम तक भी तमाम प्रकार की औषधियाँ खा करके वो जिंदा रहना चाहता है, यानी उसकी अभी संतुष्टि नहीं है। तो ये श्रमण और ब्राह्मण जो संस्कृति इस देश की मूल संस्कृति है, उस संस्कृति पर जीने वाले लोग संतुष्ट होकर मरते थे, मुस्कुराते हुए मरते थे, दिन निश्चित करते थे कल मरूंगा परसों मरूंगा, और आराम से प्राण त्यागते थे। प्राण त्यागने मतलब उनका वो श्वास का आदान प्रदान जो है वो रोक देते थे। तो जैसे आप लोग हैं गाड़ी मोटर खड़ी कर देते हैं और उसकी चाबी निकाल लिया, तो अब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो खड़ी हो गई, जब तक चाहे रख दें। तो इस प्रकार से तत्कालीन समय में लोगों को कोई उलझन नहीं थी, समस्याएं नहीं थी। समाज कर्म कोई भी काम कोई कर सकता था, लेकिन उनका रहन सहन खान पान सब एक था। परिवार में कोई खेती करता, कोई वाणिज्य व्यवसाय कुछ भी करता, लेकिन उनका मतलब ये था कि रसोई एक ही होगी। और अभी मैं अपने अनुभव से बताऊं, वर्तमान में भी मैं नेपाल में रहा, तो नेपाल में एक हीराकाजी साके जी थे, तो उनका परिवार 40 लोगों का परिवार है, और वे जब तक अभी 1 साल हुआ ख़त्म हो गए, तो उनका एक संकल्प था कि जब तक हम हैं तब तक रसोई हमारी ही चलेगी, हमारी ही रसोई का आप लोग खाएंगे, आप लोग अपना कमाते हैं क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक एक ही रसोई रहेगी।
एक ही परिवार रहेगा, बाद में क्या करो वो तुम जानो। तो एक पारिवारिक भारतीय संस्कृति में परिवार में रहना एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जब हम परिवार में रहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है, हमारे अंदर जो चिंतन होता है वो दूसरों के लिए होता है। हम देखते हैं कि अपने बचपन में देखते हैं कि एक घर में बड़ा बूढ़ा रहता है, तो वो सबसे पहले कि जो बूढ़ा हो गया है तो उसके दांत कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए उसको ताज़ा खाना चाहिए। तो घर की जो बूढ़ी महिला होती थी वो रसोई का पहला खाना लेकर के और बूढ़े के पास जाती और कहते खाना तैयार हो गया, खा लीजिए। तो बूढ़ा कहता रख दो। सभी लोग खाना खा लिया क्या? वो कहते अरे सभी लोग कहाँ से खा लिया, अभी तो पहली रसोई का खाना तुमको लाई हूँ, अभी तो सब बैठे। अच्छा अच्छा रख दो, कोई बात नहीं। और वो रख कर चली जाती। फिर उसके बाद में सारे लोग खा लिए, सभी लोगों ने खान पान कर लिया अपना। उसके बाद में जब बूढ़ी सोने के लिए आई तो उसने देखा खाना तो जैसे का तैसा रखा है। तो उसने कहा अरे तुमने अभी खाना रखा, वैसे ये तो ठंडा हो गया होगा, तुमने खाया नहीं। तो बूढ़ा पूछता है क्या सबने खाना खा लिया? तो कहता अरे सबने खाना खा नहीं लिया, सब खा चुके हैं, हम सोने आए हैं। अच्छा 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 ठीक है, तो फिर लाइए हम भी खा लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उस बूढ़े की सोच है सब खा लें उसके बाद मैं खाऊं, और परिवार की क्या सोच है कि पहले बूढ़े को खिला दो फिर हम लोग खाएंगे। ये साफ स्पष्ट करता है कि एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। आज इसकी कोई चिंता नहीं है। आज लोग एक तो वैज्ञानिकता को बिल्कुल ताक में रख दिया, अब मेज कुर्सी पर खाएंगे। अब मेज कुर्सी पर खाएंगे तो शरीर की जो प्राकृतिक बनावट है उसके अनुसार उसमें आहार नहीं जाएगा। जैसे गाड़ी मोटर में हम लोग पंप के द्वारा तेल डाल देते हैं, तो उसी प्रकार से आजकल हम लोग मेज कुर्सी पर बैठ करके और जो खाना खाते हैं तो इसके बड़े दुष्परिणाम आते हैं। एक तो हम लोग ठीक से खाने को चबाते नहीं, क्योंकि टेस्ट के लिए खाते हैं, और टेस्ट से संतुष्ट होने के लिए जो मुंह में आया उसको जल्दी से निगल लिया और फिर नए की मांग कर दिया। जब हम ज़मीन पर बैठकर खाते थे तो उसका एक सिद्धांत था। समझदार लोगों के यहाँ ज़मीन में बैठकर एड़ियों के नीचे 3 इंच की पटली होती थी और पंजे ज़मीन को छूते थे। ऐसा बैठने से, उकड़ू बैठने से सीना, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, और रीढ़ की हड्डी जब सीधी हो गई तो ये टखने आकर के, जांघों ने आकर के टूट करके पेट को दबा दिया। जब पेट ने दबा दिया तो ऐसे समय में जब हम भोजन करेंगे तो ओवरडोज नहीं होगी, अधिक खाना नहीं खा सकते, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाएंगे। और उसके बाद में फिर अंदर से हवा निकलने लगती है, जिसको बोलते डकार आने लगी। डकार आने का मतलब है अब आपका पेट भरने लगा है, अब इसके आगे मत खाइए। तब सामने ज़्यादा झुकने के लिए तो 9 इंच की चौकी, आदर्श भोजनालय के बारे में कि 9 इंच की एक चौकी सामने रखी होती थी, उसमें 1 या 2 बर्तन। अब जो फैशन बढ़ता चला गया तो 4-4, 6-6 कटोरियाँ, कई प्रकार की साग भाजी रोटियाँ, ये सब पागलपन शुरू होता गया। इससे हम चटोरे तो होते चले गए, लेकिन शरीर की जो बनावट के आधार पर हमारा आहार बिगड़ता चला गया। तब कहीं डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलते थे, इलाके में कहीं एक आधा वैद्य होता था, क्यों तब लोग रोगी नहीं हुआ करते थे। हम देखते हैं कि हमारे जीवन काल तक लोग तालाब का पानी पी कर के आराम से रहते थे। आज यहाँ एक्वागार्ड का पानी पीकर भी रोगी हो रहे हैं आप। डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, अस्पताल खुलते खुलते परेशान हैं, और रोगियों की लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों कि आपने प्राकृतिक जीवन ख़त्म कर दिया। जो भारत की समुचित भारत की जो संस्कृति थी, आपने उसको केवल नाम तो रह गया, नाम तो और ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। वहाँ 2 संस्कृतियाँ थी, अब इन संस्कृतियों का नाम पर जाने कितने संप्रदाय चल गए, और इनको बहुत अच्छा नाम दे दिया, धर्म नाम दे दिया। धर्म माने प्रकृति, ये इनकी प्रकृति नहीं है। जिन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की उनका लेबल लगा दिया और उनके नाम पर अपने अनुसार जीवन शैली शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नाना प्रकार की समस्याएं आकर खड़ी होती गई। तो हम आपसे बात कर रहे थे एक इस देश की, इसको पुरानी भाषा में जम्बू द्वीप बोलते थे। हाँ, जम्बू द्वीप का एक छोटा सा भाग है जिसको हम आजकल भारत कहते हैं, और इसके भी टुकड़े होते चले जा रहे हैं, दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के लोग रहते थे, उसको परिवार कहते थे। अब मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे इसको इकाई में आ गए। तो हमारी शैली जो है वो इकाई में जीने की हो गई। इकाई में जीने के लिए आदमी केवल अपनी चिंता करता है।
और परिवार में जीने के लिए आदमी दूसरों की चिंता करता है। जब परिवार के लिए जीता है तो फिर उसको गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, समाज के लिए जीने की चिंता सवार हो जाती है। और जब हम इकाई में आते जाते हैं तो कम से कम लोगों में जीवन जीने की चिंता रह जाती है। तो आजकल जैसे मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए ही सारा कुछ जीवन लग जाता है। और हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते थे, लेकिन एक बाप की कमाई से सारा संसार देश जी रहा था, आराम से जी रहा था और दूसरों के काम भी आ रहा था। आज मियाँ भी कमा रहे हैं, बीवी भी कमा रहे हैं, दोनों के कमाने के बावजूद भी 2 बच्चों को पालना पोसना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते कि हाँ बस काफ़ी हो गया। यहाँ आज नौकरी पेशा में लोग रिटायर कर दिए जाते हैं तो भी वो चाहते हैं कि 1-2 साल और मिल जाए। यानी वो संतोष का जीवन बिल्कुल दूर होता चला जा रहा है। हम असंतुष्ट ही मरते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि वो दिन निश्चित कर लेते थे, अरे क्यों आप लोग परेशान हैं, मैं फला दिन मरूंगा, निश्चित करके बताते कि इतने दिन में मरूंगा। आजकल तो भरोसा ही नहीं है, 1 घंटा भी तो नहीं बता सकते मर रहा वो दारू की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारी क्या कहते हैं कि असंतुलन का जीवन जो बढ़ता चला गया दिन पर दिन, और अभी बढ़ ही रहा है, अभी वो कम नहीं होने रहा है। इसलिए भारत में रिश्ते बनाए गए, रिश्ता यानी संबंध बनाए गए। तो स्त्री और पुरुष में एक साथ रहने के लिए, पति पत्नी के रूप में सृष्टि करने के लिए केवल पति और पत्नी थे। तो पति यानी पुरुष, लाखों की संख्या में पुरुष हैं, तो क्या एक स्त्री के लिए वो सारे उसके पति हो जाएंगे? इसके लिए बनाया गया एक ही पति, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो प्राकृतिक जीवन जीने का मतलब स्त्री जो है वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, और पुरुष जो है वो बीजमय है, इसलिए वह जैसे खेत को बीज चाहिए उसी प्रकार से स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री एक प्रतिबंधित है। बाकी सारी स्त्रियां उसके संबंध बना दिए गए। अभी हम जो सभ्यता जी रहे हैं इसमें आप लोग देखते हैं क्या है, एक अंक कलंकी, सारी दुनिया को एक ही छड़ी से हाँक रहे हैं। क्या छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर व्यक्ति का अलग अलग शब्द है, अलग अलग संबंध है, और उसी के आधार पर परिवार में पुकारा जाता है, गांव में पुकारा जाता है, और समाज में भी वही संबंध बने रहते हैं। इसका मतलब कोई बहन है तो बहन की ही तरह पूरे गांव का, पूरे समाज के लोगों को हम बहन की तरह देखते हैं, भाई की तरह देखते हैं, जो हमारी उम्र से मिलते जुलते लोग हैं। इसलिए यहाँ चल गई, भारत में चल गई साख। आपकी उम्र से आदमी कम हो, छोटा हो सकता है, लेकिन वो साख में अगर बाबा लगता है, साख में चाचा लगता है, ताऊ लगता है, तो हम उसी साख के आधार पर उसको उच्चारण करते हैं, उसको पुकारते हैं, बात करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा रही। लेकिन आज ऐसी पागलपन की परंपरा आई है जिसको आप शिक्षा कहते हैं, हम तो उसे अशिक्षित कहते हैं। हाँ, सिखा सिखाया जानकारी कुछ भी नहीं। तो अपने अनुभव के आधार पर भारत जीवन जीता रहा और बहुत लंबे समय तक जिया। तो हम जब आकलन कर पाते हैं, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, तो हम देखते हैं 20,000 वर्षों तक इसी प्रकार का श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति के आधार पर ये देश चलता रहा। और इसमें जो विकृति आती चली गई, उस विकृति का परिणाम वर्तमान में आप देख रहे हैं, और इससे भी अभी आगे जा रहे। नीचे जो जो पतन की ओर जब हम जाते हैं तो पतन में रफ्तार बढ़ती है, और जब हम विकास की ओर जाते हैं तो विकास में रफ्तार घटती है। जो जो ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी रफ्तार कम होती चली जाएगी, और जो जो आप पतन की ओर जाएंगे तो आपकी रफ्तार जो है वो तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अभी आप देखो, पति और पत्नी 2 शब्द जो इस देश में पैदा हुए, पति माने इज्जत आबरू और पत्नी माने इज्जत आबरू। पत्नी को छोड़कर दूसरे लोगों को पत्नी बनाओगे तो आपका विनाश हो जाएगा। पति को छोड़कर दूसरे लोगों को पति का संबंध बनाओगे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जैसे खेत को हम बचा कर रखते हैं, खेत में ऊंची मेड़ बनाते हैं ताकि दूसरे खेत की घास फूस बीज हमारे खेत में ना आ जाएं। इसी तरीके से बीज को भी शुद्ध करते हैं नाना प्रकार। तो हमें अभी याद आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन में अपने बूढ़े रिश्तेदारों को, जो समझदार रिश्तेदार होते थे, उनको बुलाते थे
और फसल पकने पर हम उनको घुमा कर दिखाते थे, 3 चक्कर लगाते थे अपनी फसल के, और उसके बाद में उनकी राय मशविरा करके जो उस फसल में ऐसे कुछ पौधे होते थे जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो हम लोग ये सोचते थे कि पानी सबको बराबर दिया, उर्वरक सबको बराबर दिया, लेकिन फिर ये पौधे इतने आगे क्यों हो गए? तो इसका मतलब था कि इनमें ग्रोथिंग, इनमें बढ़ने की शक्ति ज़्यादा है। ऐसे पौधों को काट कर हमने साफ खेत में ले जाकर, बाद में जिसको खलिहान कहते हैं, तो उसमें ले जाकर के हमने उन बीजों को साफ करके अलग रख दिया, अगली फसल के लिए अलग रख दिया, और फिर उसके बाद में सामान्य फसल को काट पीट करके हम उसका पौधे बीज निकालते थे, वो खाने पीने के काम आता था। तो एक सुधार की प्रणाली थी ताकि बीज शुद्ध होता रहे, विकसित होता रहे, वो पतन की ओर न जाए। अभी क्या होता है कि सारे बीज एक साथ काट लेते हैं, एक साथ सफाई करते हैं, और फिर हम बोने के समय दूसरों के बीज लाते हैं, दूसरों के पैदा किए हुए, उनमें वो प्रमाणित नहीं होते, केवल हम नहीं जानते। और पहले जब हमारी अपनी फसल होती थी, हमारे अपने द्वारा पैदा किए गए बीज होते थे, तो वे प्रमाणित थे, हमारे द्वारा जाने गए थे। इस प्रकार की शैली जब चलती थी तो कोई समस्या कम आती थी। जो जो पतन होता गया, तो आज इन सब चीज़ों को गौड़ कर दिया गया, और गौड़ होते होते यहाँ तक हो गया कि इनकी परंपरा ही बिल्कुल छूट गई। तो इसी परंपरा को थोड़ा परिष्कृत करने के लिए बाद में आकर के समण और ब्राह्मणों के झगड़े होने लगे, इनमें छोटा बड़ा, मैं सीनियर जूनियर के झगड़े होने लगे, और उन्हीं के कारण ये आगे चल कर के राजा रानी के झगड़े होने लगे। तमाम समाज, जैसे परिवारों में था, समाज नहीं बटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मैं मेरा करके परंपराएं बदलती चली गईं, और आज हम इस अवस्था पर आकर खड़े हो गए। तो आज लंबा ज़्यादा हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं विराम देते हैं, और इसमें अगली बार इसके आगे की व्याख्या करेंगे, और उसमें कि मतलब इसका क्रमबद्धता से कैसे कैसे पतन होने के कारण क्या थे, उन कारणों पर हम आकर के इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आज इतना ही, और हम सब आप सभी लोगों ने सुना, और कैसे सुना हम नहीं जानते हैं, तो देख रहे हैं, लेकिन जो हमने कहा है इस पर गौर करना है, और हम सुझाव चाहते हैं इसमें क्या जोड़ दिया जाए अथवा क्या निकाल दिया जाए, ताकि और अच्छा व्यवस्था लाई जा सके। तो आप लोगों को इसीलिए हम बता रहे हैं, जो हमने चिंतन मनन करके देखा, तो इसमें हम आप लोगों के सुझाव भी चाहते हैं, आप हमें सुझाव दें कि इसमें किस चीज़ को जोड़ दिया जाए और किस चीज़ को निकाल दिया जाए, है ना। तो आप सबके इसकी मंगल कामना करता हुआ आज इतना ही। धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु।